ओके जी, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, yes, we are back into the book club, session number 14, and we are here with the book पीसफुल पेरेंट्स हैप्पी किड्स। और आज हमारा जो है वो सेशन नंबर 2 है इस बुक के साथ। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर 1 को शुरू किया था और हम उस पॉइंट पे जहाँ पे था हाउ टू मैनेज योर एंगर, यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, क्योंकि आज के दिन हम इसको यहाँ से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह, एंड लेट्स सी कि हम इसको कितना आज कवर करते हैं। सो यस, विद मी आई हैव राइमा एंड निदा, and we are moving towards the how to manage your anger. Yes, anything you want to share with the topic? इसमें स्टार्ट उन्होंने यही कहा था कि मतलब अपने आप को ह्यूमन होने का मार्जिन दें। एज लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन तो यू विल सी सम टाइम इन फ्लाइट और फाइट मोड। तो Yes. एक चीज जो मैसेज था बहुत इम्पोर्टेंट कि कंस्ट्रक्टिव एंगर मैनेजमेंट एक सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है जो आप अपने बच्चों को देंगे। तो True. छोटे छोटे टिप्स हैं, मेरे ख्याल है वन बाय वन उनको करते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको शुरू कर देते हैं। यस, यू कैन गो, यू कैन स्टार्ट विद इट इंशाल्लाह। हाँ जी, पहला था कि टेक 5, यानी थोड़ी सी ब्रेक ले लें। जब आपको समझ आ रही है कि आप टेम्पर लूज हो रहा है तो बेहतर है कि आप उस सिचुएशन में जो है ना वो थोड़ी सी ब्रेक ले लें, 5 सेकंड की। थोड़ा इधर उधर हो जाए। फिर इससे मुझे याद आ रहा था कि सुन्नत से भी हमें यही पता चलता है कि आप जगह चेंज कर लें, पानी पी लें, ताउज़ पढ़ लें, मतलब थोड़ा सा ऐसा कि ब्रेन उस फेज में से निकले जो वो हाइपर टेंशन सी हो रही है और अजीब सी, क्योंकि बंदे को पता चल जाता है ना अब मैं कब अपना लूज करने लगा हूँ, अक्सर हो जाता है। True that. तो ये चीज कर लें। और आगे उसने एक बड़ी अच्छी बात की हुई थी कि ये हम माएँ बहुत अच्छा रिलेट कर सकती हैं कि जब ये आप अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं या थोड़ी देर जगह छोड़ के चले गए, तो बैक ऑफ द माइंड ये मत सोचें कि अभी तो मैंने इसको सबक सिखाना था, अगर मैं चुप हो गई तो ये कैसे सीखेगा। तो वो वो ना सीखे जो आप सिखाना चाह रहे हैं, एटलीस्ट वो जिंदगी का एक बहुत अच्छा लेसन सीख रहा होगा कि एंगर किस तरह मैनेज करना है। सो Right. डोंट वरी कि अगर आप थोड़ी देर चुप हो जाएं तो उस पर एम्बेरस ना हो, लेकिन ये कि टेक सम ब्रेक। बिल्कुल। अच्छा, मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। किसने कहा था कि हेल्प योर बॉडी टू डिस्चार्ज एंगर, कि अपनी बॉडी को इतना अलाउकेट करें कि वो जो एंगर है उसको डिस्चार्ज कर दे। उसके लिए उसने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा था शेक द टेंशन आउट ऑफ योर हैंड्स। उसको करने के लिए टेक 10 डीप ब्रेथ्स। अच्छा, डीप ब्रेथ जो है वो बहुत इफेक्टिव वे है बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ के लिए, चाहे एंग्जाइटी हो, चाहे किसी भी तरह का फोबिक अटैक हो रहा हो, या किसी भी तरह की आपको जो है वो एंगर हो रही हो या फियर हो रही हो, डीप ब्रीदिंग इज ऑलवेज वर्क्स वंडर। उसके बाद उसने अच्छा उसने ना इफ उसने कुछ चीज़ें यहाँ पे और शेयर की हुई थी कि इफ़ यू नीड टू मेक नॉइज, यू माइट ट्राई टू फाइंड आउट a way to laugh, which discharges the tension and shifts the mood. Even focusing yourself to smile send a message to your nervous system that there is no emergency and begins to calming yourself. अच्छा, यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं, जैसे स्माइल इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग। अच्छा, स्माइल बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं ना तो हमारे पूरे फेस के मसल्स की एक्सरसाइज होती है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इफेक्टिव। मेकिंग नॉइज और या तो उसको शाउट करना है कुछ, दिस एक्चुअली डजंट वर्क इन अ वेरी गुड वे। ये हेल्पफुल नहीं होता। ये आप मतलब बहुत सारे आपने देखा होगा कि बाहर स्मैश रूम्स बनना शुरू हो गए हैं कि डिस्चार्ज द एंगर। स्मैश रूम्स में क्या होता है कि आप जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप उनको पे करते हैं, वो रूम सजे हुए होते हैं, उन्होंने डेकोरेशन पीसेस कांच के लगाए होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, आप जाते हैं, डंडा पकड़ते हैं और सबको मारते हैं। ठीक है, और उसको कहते हैं कि आप रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेट इमोशंस रेगुलेशंस के नाम पे स्मैश रूम्स बने हुए हैं बाहर। लेकिन वो ना अगर हम उसको होलिस्टिक पैराडाइम में देखें तो दे आर नॉट सो हेल्पफुल। शाउट करना, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एंगर आ रहा हो तो म्यूजिक सुनना शुरू कर दो। ठीक है, मतलब उससे एंगर रिलीफ होता है। अच्छा, वो रिलीफ हो नहीं रहा। अगर आप थोड़ा सा इस चीज को देखें तो आपके अंदर कंज्यूम हो रहा है, म्यूजिक कंज्यूम हो रहा है ना, आपके अंदर जा रहा है, बाहर तो नहीं आ रहा।
या वो रेजोल्यूशन के पास नहीं है, वो तो किसी की एक टोन है जो उसने बना रखी है और आप उसको अपने अंदर कंजम्पशन में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह स्मैश रूम के आइडियाज आर नॉट सो हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि आपको अगर बीटन अप करना ही आपकी फ्रस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है, सो व्हेन यू डोंट गेट द स्मैश रूम, व्हाट यू गोना डू? किसी और पे निकालोगे, एंड दिस इज नॉट द राइट आइडिया। इस तरह एक होता है कि साउंड्स निकालना। अच्छा, इसमें एक चीज ये हो सकती है, जैसे आपने तिलावत करनी है, वो आपसे बाहर जा रही है, ठीक है, आप उसको कर रहे हैं। अच्छा, हमिंग कर रहे हैं आप, ठीक है, आप हमिंग, जैसे बहुत दफा ऐसा होता है इंसान सैड होता है तो कुछ ना कुछ गुनगुनाना शुरू करता है। इफ दिस इज नॉट विद म्यूजिक यू कैन डू इट, बट व्हेन द म्यूजिक जम्प्स इन इट टोटली बिकम्स हराम। फॉर मुस्लिम वी डू फॉलो द कुरान एंड सुन्ना, सो वी नो दिस थिंग कि भाई ये हराम हो जाता है अगर म्यूजिक ऐड इन होता है। म्यूजिक नहीं होता देन इट इज ऑल फाइन। तो इसमें ये दो तीन चीजें। अच्छा, वे टू लव, ज्यादा जोर जोर से हंसना, दिस इज आल्सो नॉट हेल्पिंग यू टू रिजॉल्व द रियल प्रॉब्लम। दिस इज हेल्पिंग यू टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। तो असल प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन होता है ना, वो डिस्ट्रैक्शन में नहीं होता। इट ऑलवेज कम्स व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा देखेंगे कि व्हेन इट कम्स टू डिस्चार्ज फ्रॉम योर बॉडी, तो हम हर चीज एज इट इज नहीं उठा सकते। वी रियली नीड टू थिंक, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्या चीज डुएबल है और क्या चीज डुएबल नहीं है। सो हेयर आई थिंक वी नीड टू मेक इट मोर वो। और बाकी वही चीज जो अभी राइमा ने शेयर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात बताया हुआ है कि गुस्से की हालत में क्या करना है। बैठे हो तो लेट जाएं, लेटे हो तो उठ जाएं, उठे हो तो बैठ जाएं। ठीक है, मतलब हर तरह से आप ये कर रहे हैं, उसको बॉडी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। एंगर जो है वो आपकी बिल्कुल एक तरह से कहते हैं ना, वो शट शट डाउन होना शुरू हो जाता है अगर आप अपनी बॉडी पोजीशंस बदलते हैं। तो दिस आल्सो कम्स अंडर द डिस्चार्जिंग फ्रॉम द बॉडी। सो यस, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट आप कर लें चेंज। हाँ जी। नेक्स्ट था कि चेंज योर थॉट्स सो दैट यू कैन चेंज योर फीलिंग्स। अब ये तो हम सबको पता है, मतलब जो हम सोचते हैं फिर वो आस्ता आस्ता महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं तो फिर वो आउटबर्स्ट उसका होता है, वो निकलता है आपके अंदर से। तो जब जरा सा कोई इस तरह का बच्चे के साथ हो तो हम फौरन ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई अगर ये तो एक स्पॉइल्ड ब्रैट है, बदतमीज हो रहा है, अभी भी ना ये ठीक हुआ तो बड़ा होके बहुत ही बदतमीज हो जाएगा। तो ये सोचने की बजाय थोड़ा सा कंपैशनेट होके, थोड़ा सा मतलब वो ये कि पॉज लेना है और थोड़ी अपनी सोच को रीडायरेक्ट करना है कि ठीक है, मेरा बच्चा अभी मुश्किल में है एंड ही नीड्स माई हेल्प, और अभी उसको थोड़ा सा मेरी ज्यादा जरूरत है। बेशक उसका बिहेवियर हमें बहुत वो बुरा लग रहा है, हमें बहुत मतलब आप कह लें कि वो इनअप्रोप्रिएट है या काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये वही लम्हा होता है जब बच्चे को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत होती है। क्योंकि अगर हम एंगर का रिस्पॉन्ड एंगर से ही करेंगे तो फिर तो मामला खराब होगा, और ना जो कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं वो भी नहीं सीखेगा बच्चा। ट्रू डैड, वेरी ट्रू। अच्छा, इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि लिसन टू योर एंगर रादर देन एक्टिंग ऑन इट। ये बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है। हम बहुत सारे इमोशंस जो है वो फील करते हैं। यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी बात की कि व्हाट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इज व्हाट वी चूज टू डू विद इट। Anger often has the valuable lessons for us, but acting while we are angry, expect in rare situations requiring self-defense, is hardly ever constructive because we make choices we would never make from a rational state. होता ये कि हम लोगों ने, आपको शायद याद हो कि हमने होल ब्रेन चाइल्ड में राइट एंड लेफ्ट ब्रेन पढ़ा था, और उसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो अप होता है तो हमारा राइट ब्रेन बिल्कुल नीचे चला जाता है। तो इस वजह से आपकी जो, अगर आपके इमोशंस अप होते हैं तो आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है बिल्कुल डाउन हो जाती है। हम्म। लेकिन जब आपके पास कोई भी इमोशन आया है तो वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए ना, व्हाई डोंट वी टेक ओवर इमोशंस एज एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन इट। हम हमेशा ये देखते हैं कि अच्छा एंगर है, एंगर बुरा है। अच्छा हमारे कितने मजे की बात है, एंगर आती है, हमें पता है एंगर अच्छी चीज नहीं है, गुस्सा अच्छी चीज नहीं है, हम उसको बुरा भी समझते हैं। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये कि एंगर बुरा भी समझ रहे हैं, एंगर गुस्सा आ भी रहा है। अब वो आ भी रहा है, हमें पता है वो बुरा भी है, हमें एक सेल्फ गिल्ट भी शुरू हो चुका हुआ है, हमें एक सेल्फ पिटी भी हम पे शुरू हो गई हुई है, एग्रेशन हम पे आ चुका हुआ है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं कि उसी में एक्शंस ले रहे हैं। तो जब भी गुस्सा आए तो उसमें बड़ी अच्छी बात थी कि पहले उसको जो है उसको सुने, कि आपको एंगर आ क्यों रही है, आपको गुस्सा आ क्यों रहा है, बजाय ये कि आप पहले उस पे एक्ट अपॉन शुरू कर दें।
तो जैसे वो किसी का एक कॉल भी है ना, आई डोंट नो अब हदीस है या हजरत अली का कोई कॉल है कि गुस्से और खुशी दोनों हालतों में आप कोई डिसीजन ना लें। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होता है कि आपने उसमें वो क्या करना है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल जो स्टेट होती है ना बंदे की, बैलेंस स्टेट, जिसमें इमोशनल ब्रेन भी काम कर रहा हो, थिंकिंग वाला भी सही काम कर रहा हो, तो कोई फैसले लेने चाहिए। हम हमेशा या तो टोटली इमोशंस को भी खत्म करके रैशनल हो जाते हैं बिल्कुल, या फिर रैशनैलिटी को साइड पे रख के टोटली इमोशनल होके फैसले कर रहे होते हैं, जो कि फिर देर पा नहीं होते और मसले करते हैं। बिल्कुल, ये हजरत अली के नाम से मशहूर कॉल है ना, हाँ, ये वाला। याद नहीं है मुझे, पता नहीं। हाँ। और मेरा ख्याल है हम मैंने तो जिंदगी में कभी कोई फैसला बैलेंस स्टेट में ना किया हो, मुझे तो नहीं भी याद पड़ता। आप शायद सीख रही हो तो, वरना तो यहाँ तो गुस्से में तो यहाँ बहुत ज्यादा खुश होके चलो जी। ऐसे ही है, मतलब जब या तो हम बहुत हाई पीक पे होते हैं तब हम डिसीजन लेते हैं, बहुत खुश हम्म। हैं, बहुत खुश हैं, और बिल्कुल अक्ल काम नहीं करनी, और या तो जब लेते हैं जब बिल्कुल गुस्सा आ रहा होता है ना, फुल यानी कि खराब जब हालत हो, तब हम्म। लेते हैं। तो इन डिसीजन से बचना चाहिए। तो गुड हो गया, ये था लिसन टू योर एंगर। अच्छा, अगला पॉइंट है, वो आप शेयर कर दें, रिमेंबर एक्सप्रेसिंग योर एंगर हाँ, वाला। अगले में सेम उसी का आप सीक्वली इसको कह लें कि उन्होंने ये कहा है कि आप अगर जब आप नाराज हैं और अगले बंदे पर अपनी नाराजगी का इजहार करना चाह रहे हैं ना, तो वो मसले का हल नहीं होगा, बल्कि वो और उसको एस्केलेट करेगा उस सिचुएशन को। तो पॉपुलर वो कहते हैं, पॉपुलर ओपिनियन तो ये है कि अच्छा गुस्सा आ रहा है तो कर लो, हाँ, अंदर भी नहीं रखना चाहिए, बस कर दो, निकाल दो किसी तरह। लेकिन वो निकालना दूसरे पे नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना है। तो इसमें यही वो बात है कि एक्सप्रेसिंग योर एंगर टू एन अदर पर्सन कैन रेनफोर्स एंड एस्केलेट इट। तो बजाय इसके कि अगले बार अपना सब कुछ वो होता है ना, मतलब हम अक्सर कहते हैं ठीक है आ रहा गुस्सा है तो क्या हुआ, निकाल दो सारा, एक दफा कह दोगी सारी बात उसके मुंह पे तो ठीक है ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है ठीक। अब हमने ग्लैमराइज भी किया हुआ है ना, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ। हाँ। तो मुझे तो आता है, बस एक ही दफा सब पे निकाल देती हूँ, तो ये कोई प्राउड बातें नहीं है। Please learn this. These are not the good things to say and compliment, and these are actually not a good compliments. बचपन में हमें कितना अच्छा लगता था कि हमें कोई कह देता कि ये बहुत साफ गो है, ये तो दिल में कुछ नहीं रखती। But now we realize, oh my God. But compliments we got in our life, कुछ तो अच्छा होना चाहिए था। तो बस अल्लाह ही हमारे जो हाल हैं उनको बेहतर करें। हमने तो कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ, लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। अच्छा, अगला देख लेते हैं, वेट बिफोर डिसिप्लिनिंग। अच्छा, होता ये है कि जब हम बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं और हमें गुस्सा आ रहा होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम असल में हमारा एंगर की रीजन क्या होती है कि बस हमने बच्चों को जो है वो सीधा कर छोड़ना है, करना हम्म। है, हम अब नहीं करना है, और सारा गुस्सा और बवाल। तो वो बताते हैं कि दे विल नेवर बी व्हाट्स बेस्ट फॉर योर चाइल्ड इन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। ईमान हल्की नहीं खराब। आप हाँ। जो हैं ये देखें कि आपने आपको गुस्सा आया और आपने साथ ही निकाल दिया। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें तो ये, अगर आप 5-10 मिनट का पॉज ले लेते और सिर्फ इस बात को माइंड में रखते कि आप खुद डिसिप्लिन हो जाएं बिफोर डिसिप्लिनिंग देम, या उस हैंगर को थोड़ा सा मैनेज कर दें, तो कितना बेहतर हो जाए। समझें, बच्चों ने बहुत बड़ा डिजास्टर कर छोड़ा है, और वो डिजास्टर हो चुका है। आपको आ रहा है गुस्सा, यही वो सिचुएशन है कि जहां पे अगर आप फौरन रिएक्ट करेंगे तो क्या सीन क्रिएट हो जाएगा, या अभी अगर आप उनसे कहते हैं कि ओके, आई वांट टू थिंक अबाउट व्हाट हैपेंड एंड वी विल टॉक अबाउट लेटर, कि ओके, ये जो कुछ भी हुआ हम इस पे बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए ले लें। उनको डिसिप्लिन करने से पहले इट विल हेल्प यू एंड देम बोथ। ये आपको विन विन सिचुएशन देगा, कि जो नुकसान होना था वो तो हो चुका हुआ है, but take some, take some pause, wait for a while and see how things, happen for you. So yes, next point. नेक्स्ट जरा अवॉइड फिजिकल फोर्स नो मैटर व्हाट। हाँ पता है, ये सबको, हमें भी पता है, लेकिन हो जाती है। अब मसला ये है कि आपने कर दिया स्पैंक, जो कुछ भी कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि ये ना हो, चाहे आपको उसके लिए वो जगह छोड़नी पड़े, आप कमरे से बाहर निकल जाएं, कुछ भी करके अपने आप को काम डाउन कर लें। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल के फिर भी हो गया, अगर कर भी दिया, मार दिया है, तो फिर फौरन बच्चे से अपोलोजाइज कर लें। तो True. मुझे अब यहाँ पे हमें याद आता है कि हमारी माएँ जो हैं वो हमसे सॉरी करने के बजाय खुद बैठ के रोना शुरू कर देती थी, और वो हमें काम करने के बजाय हम और परेशान होते थे, एक तो मार भी हमें पड़ी है
और ऊपर से अब वो भी अम्मी नहीं रही है, उल्टा हम फिर माफिया मांग रहे थे, अम्मी हमें माफ कर दे, अम्मी हमें माफ कर दे। सो दिस इज के अब हम जब अपने बच्चों से माफी मांगते हैं तो वो हैरान हो रहे होते हैं कि हाँ ये तो सर पे चढ़ा रही हैं, माएं मार ही देती हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन ऐसी बात है ना, दिल पे लगी हुई है छोटे। ऐसे ही है, मतलब अगर हम कहें कि देसी मॉम्स, बल्कि ब्राउन मॉमीज अगर हम कहें, तो मतलब जूती के बगैर तो बात ही नहीं होती थी पहले मदर से। तो लेकिन एक बात है, एक बात वैसे मैंने देखी है, जितनी भी नानियां और दादियां उठा लो ना, अब जो मतलब अब के जो नानियां दादियां इस वक्त, वो कहती हैं हमने तो कभी बच्चों को मारा भी नहीं, तुम लोग मारते हो। मतलब ये भी एक अजीब मतलब दस्तूर है। और मतलब इस पे तो मैं मीम्स भी देखती हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं सेव करके रख लेती हूँ। कहती हूँ ये सबको दिखाओ। ये होता है हमारे साथ, हमारी सोसाइटी में ये होता है। सो ये मतलब हो जाए तो बच्चे से अपोलोजाइज भी करें और उनको बताएं कि दिस इज नॉट द राइट थिंग, इवन इफ आई डिड इट, दिस वाज नॉट राइट। अच्छा, हम्म। उसके बाद था कि अवॉइड थ्रेट्स, बच्चों को धमकियां देने से जो है वो रुक जाए। हाँ, उससे असल ये कि में अगर धमकी को फॉलो नहीं करना, मतलब कोई अगर आप थ्रेट दे भी रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि आप उसको फॉलो करें। अगर नहीं हम्म, करेंगे तो फिर वो आपकी अथॉरिटी, ज़ाहिर है वो बचा केगा, ये तो हमें कहते रहते हैं, बाद में खुद ही वो कर देते हैं। ये और ये बहुत कॉमन होता है, छोड़ दो वरना मैं ये कर दूंगी, और वो को बच्चा छोड़े ना छोड़े, थोड़ी देर बाद खुद ही हम दे रहे होते हैं, अच्छा ये ले लो चलो कोई बात नहीं। ट्रू दैट, ट्रू। और ये हेल्पफुल नहीं रहती, मतलब धमकी देना, मार पिटाई करना, दीज आर नॉट द गुड एथिकल टैक्टिक्स। जो मतलब एक होता है ना, चलो आपको गुस्सा आ रहा है, आप खुद तक हर्ट हो रहे हो, अपने तक कर रहे हो, लेकिन ये तो वो एक ऐसा अनएथिकल किस्म का एक बिहेवियर है जो मतलब नस्लों में ट्रांसफर हो रहा होता है। सो वी रियली नीड टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स एज वेल। अच्छा, ये लिंग्विस्टिक्स अगर ओवरऑल हम अपने ऊपर काम करें ना, तब हम इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बच्चे तो एक अल्लाह ताला ने एक मदर्स और फादर्स के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि उनको ना लोग लेकर नहीं आने पड़ते किसी ऐसी जगह पे, कुछ जगह की अरेंजमेंट नहीं करनी पड़ती इन चीजों की प्रैक्टिस के लिए, अल्लाह ने बच्चे दे दिए। तो हम्म। में आपको एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है, समझे, बिल्कुल मुफ्त में मिला हुआ है आपको। बाकी ये सारी चीजें ये बच्चों के बाद सीखी हैं, वरना हम समझते थे हम बहुत कोई अच्छे इंसान हैं। बच्चे हुए हैं तो पता लगा, और तेरी ये कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो हम फायदा उठाएं कि आप पेरेंट्स हैं, दिस दिस इज ट्रू एक्चुअली। वरना पहले हमें कहाँ पता था कि हम कैसे हैं। हम्म। मतलब हम तो गुस्से गुस्से के ऊपर कितने बड़े बड़े लेक्चर्स दे देती हैं लड़कियां, खवातीन कितने बड़े बड़े लेक्चर्स गुस्से के ऊपर और अंदाजे बयान पर, हम कितने कितने लेक्चर्स सुने होते हैं, लिखे होते, किताबें पढ़ी होती हैं, और अच्छी पर्सनालिटी पे इतना कुछ पढ़ा होता है। वो तो जब बच्चे आते हैं ना हाथ में, तो तब पता लगता है। और जब इवन आपको पता ही है राइमा कि जब हम पीएचडीसी में लेते हैं स्टूडेंट्स, तो अनमैरिड लड़कियों को लेते ही नहीं है। हम्म। तो हालांकि कहती नहीं अक्सर कि हमने आगे जाके माँ बनना है, मैंने कहा नहीं, जब होंगे ना तब आ जाना, तब पता लगेगा, अभी तो अच्छी अच्छी बातें सब सीख लोगे। लेकिन फायदा कोई नहीं होना उन बातों का, क्योंकि वो जब बच्चे होते हैं ना गोद में, तब आप ज्यादा समझते हैं। और वो अल्लाह की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी मिली होती है कि आप अपनी लिंग्विस्टिक्स पे काम कर सकते हैं, ये फिजिकल फोर्स वाली हैबिट्स आप खत्म कर सकते हैं। और ये थ्रेड्स वाली लिंग्विस्टिक्स, अच्छा बहुत सारे लोगों की लिंग्विस्टिक ही खराब होती है। थ्रेटनिंग, हर चीज में धमकी, ये नहीं किया तो ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसे। सो इसको प्लीज आप सब लोग थोड़ा फोकस करें कि लेकिन एक मेरा मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है फसिया कि मतलब वही बात है, हम हमें अगर सपोज जब बच्चे नहीं थे तो तब अगर गुस्सा भी आता था तो हमने कभी किसी जिस पे गुस्सा आया उसको मारा तो कभी भी नहीं, किसी दोस्त को या किसी बड़े, मतलब जो भी एडल्ट हमारे सामने था। व्हाई इज डैट कि हम बच्चों को मार देते हैं। दो तीन बातें हैं। पहली चीज तो ये है, वो एक इमोशनल सा फजूल सा पिटा हुआ डायलॉग, जिससे मोहब्बत होती है उसी को तो मारते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। वरना बच्चे भी आपको चपेड़े मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है। नहीं, पहली चीज तो ये है कि देखें, हमारे एक तो घर में होते हैं, और वो एक हमारी औलाद होती है, तो हमारे दिमाग में ना एक कीड़ा होता है, मेरी औलाद है, मैं हम्म। इनको कर सकती हूँ कुछ भी। किसी और के बच्चे को चाहे हाथ ना लगा सके, लेकिन वो अपने अपने होने का जो एक एलिमेंट होता है ना, कि वो अथॉरिटी हमें फील होती है।
उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल हम बड़ा इजीली कर लेते हैं। तो वही बात है कि अल्लाह ने जो हमें अथॉरिटी दी है उसकी जिम्मेदारी अल्लाह हमें दे। हमारी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल होता है ये एक चीज है। दूसरी चीज ये कि वो एक तो हमारे साथ होते हैं, और इसलिए हमें हमें इजी इजी टारगेट भी बन जाता है मदर्स का कि उनको मार लेते हैं। वरना ऐसा हो कोई जो जो इजी टारगेट ना हो उसको कभी भी हिट नहीं कर सकते। आपने देखा है लोग बहुत सारे अपने घर में मुलाजमी बच्चियां जो मुलाजमा रखते हैं उनको मारते हैं। इजी टारगेट होता है, अथॉरिटी होती है माइंड में। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स। बाकी हो सकता है और भी कुछ चीजें हो, बट मुझे मेनली लगता है कि ये दो चीजें हैं कि हमें लगता है कि वी हैव अथॉरिटी ओवर देम, एंड सेकंड थिंग इज दे आर वेरी इजी टारगेट फॉर अस। निदा ने कहा है कि वीक तो होते वो हैं। कमजोर होते हैं ना, कमजोर हैं, हमें पलट के मार नहीं सकते। तभी मतलब बच्चे जवान हो जाए और फिर माँ बाप उनको मारे तो उनकी जरूरत तब नहीं होती उनको मारने की, इसीलिए नहीं होती कि वो फिर पलट के आगे मार सकते हैं। सो ऐसा है। अच्छा, कुछ बड़ों को भी मारते हैं कुछ पेरेंट्स। कुछ जैसे फादर्स होते हैं और मदर्स होती हैं, वो हाँ बड़े हाँ बड़े हाँ, लड़के लड़कियों मारते को हैं। भी मारती हैं। और लड़कों को मतलब मारते हैं बाप जो होते हैं। लेकिन फिर वही है, अगर आगे से बेटा मार दे तो फिर क्या, बाप को लग समझ जाए फिर। ये भी है। ये अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल है। अल्लाह ताला ने जो हमें अथॉरिटीज दी, आई थिंक उसका जो है ना, अल्लाह हमें बेहतर इस्तेमाल करने वाला अच्छा, बनाया वैसे जिससे। फिर एक और इससे रिलेटेड एक और सवाल फिर आता है कि वो जो कहते हैं कि जी मारना, नमाज, हदीस है कि अगर 10 साल में भी नमाज ना पढ़े तो मारो, वो वाकई लिटरल मीनिंग में है, या जैसे हजरत उमर कहते थे कि वो कोड़ा लटकाए रखते हैं, मार का फिर क्या रूलिंग है इस्लाम में कि मार सकते हैं आप बच्चों को, मतलब फिजिकली हिट करना, चपेट लगाना? नमाज नमाज जो है उसके लिए मारने पे अगर हम देखें, मारने पे हदीस हमें मिलती हैं। एक तो मारना ऐसा नहीं होता जिसमें फेस पे तो बिल्कुल हिट करना है ही नहीं। हम्म फेस पे हिट करना है ही नहीं हदीस के मुताबिक। ऐसी चोट देना जिससे निशान रह जाए, वो हदीस कहीं पे भी नहीं है कि ऐसी ऐसी मार नहीं दे सकते जिससे निशान रह जाए, दर्द हो जाए। हम्म ठीक है, तो आप कैसा मार सकते हैं? अब ये वो वाला मारना नहीं है जिसमें आप जहाँ ही काट दो बंदे की, मार मार के, ऐसा नहीं है। वो मारना इसलिए है कि उसको इंस्ट्रक्शन हो, वो करे काम, और उसको फील हो कि हाँ जी मुझ पे फोर्स हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा इस हदीस से बहुत सारे लोग ये लेते हैं कि हम बच्चों को मार सकते हैं, हर बात में मारेंगे। अब वो टू का टेबल नहीं हो रहा, बच्चे को मार लग रही है, हदीस में साबित है मार लग सकती है। हाँ, ये फिर मैं जा रही। ना बच्चा जो है वो बाबा ब्लैक शिप नहीं याद हो रही, बच्चे को मारो क्यों, हदीस में मार सकते हैं। ठीक है, बच्चे से लाइन पे काम नहीं हो रहा तो मारो क्योंकि हदीस में मार सकते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एक नमाज पे है मारना, नमाज के अलावा कोई ना रोजा रखने पे हमने मारने पे मारने वाली बात देखी है। ठीक है, ना बड़ों को पहले जाके सलाम करने पे हमने मारने वाली बात देखी, हमने तो देखी ही नहीं है। ठीक है, हम्म तो ये हमने एक हदीस को मिसयूज किया हुआ है बच्चों को लेकर। और हमें देखना चाहिए कि 10 साल की उम्र में अगर आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तैयबा से 10 साल के बच्चे को नमाज पे जो है तरगीब के लिए बात की जा रही है, और वो भी उसको कहा जा रहा है प्रैक्टिस 7 साल की उम्र से कराओ। हम्म यानी कि एक पेरेंट 7, 8, 9, 10 3 साल लगातार अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराता है, तरगीब देता है, तो 10 साल से नमाज नहीं पढ़ता ना, तो फिर माँ बाप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ तो मतलब सीन ये है कि 2.5 साल की उम्र में जा रहा है, लाइन पे लिखा नहीं जा रहा मार पड़ रही है, हम्म चुप नहीं हो रहा मार पड़ रही है। तो डज इट मेक सेंस? क्या नमाज के लेवल जितनी है ये बाबा बाबा ब्लैक शिप, क्या नमाज के लेवल जितनी है डॉट्स को फॉलो करना? हम्म मतलब हम थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करें, लोग कायदा पढ़ाते हुए बच्चों को मारते हैं, तो हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई इट? इसको जस्टिफाई करने के लिए एक हदीस भी आ जाना तो वी विल एग्री कि हाँ हो सकता है, लेकिन कोई एक हदीस नहीं है। इवन कुरान पढ़ाते हुए मारना भी कहीं से हमें नहीं मिलता कि आप बच्चे को मार सकते हैं। हमने तो इतने सारे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे हैं जो कि इतने बड़े होकर उन्होंने कुरान कंप्लीट किया है, पढ़ना सीखा है, कुछ हाँ, नहीं खालिद बिन वलीद कहते होते थे ना कि मुझे जंगों से इतनी फुर्सत नहीं मिली, चलो अब मैं आखिरी जब उन्हें माजूल कर दिया था तो उमर ने, कि चलो अब मैं जो है वो कुरान सीखूंगा। ऐसे ही है। सो हमने इंटरप्रिटेशन, असल में हमारा प्रॉब्लम ये है मुसलमानों का कि हमने ना
हमारे जो कुरान पढ़ने का और हदीस पढ़ने का तरीका है ना, वो बहुत लिमिटेड है। मतलब ऐसा लिमिटेड है, मतलब लोग कहते हैं उस टाइम पे बच्चे स्कूल जाते थे असाबे सुफा, तो ऐसा नहीं था। असाबे सुफा में तो सारे बड़े थे, ना वहाँ यूनिफॉर्म थी, ना वहाँ पे कोई हम्म टेस्ट हो रहे थे, ना वहाँ पेपर हो रहे थे, ना वहाँ मार्किंग हो रही थी, ना वहाँ पोजीशन होल्डर्स आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। और फिर यही बात जो है बड़ी फिर क्रिटिकल हो जाती है जब हम कहते हैं कि हम कहते हैं इस्लामिक स्कॉलर बनने के लिए आपको ये क्लासें पढ़ी हो तो आप बात करें आके हमसे, वरना ना करें। तो वो भी फिर एक चीज हम सोचते हैं और देखते हैं और पढ़ते हैं कि हम अगर हम सीरत उठा के देखते हैं तो ऐसा कोई तालीमी निसाब हमारे सामने नहीं आता। सो अब हमने ये खुद अपने निसाब बना दिए हैं। वो सर की किताब है ना, उसका टाइटल मुझे बड़ा पसंद है, सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब की, कि मुसलमान झूठे खुदाओं के नरगे में। हमने पता बहुत किस अच्छी किस बुक है। बहुत अच्छी बुक है। मतलब अल्लाह करे हमें वक्त मिले हम सर की उस किताब को पढ़ें। हम्म और वो बेहतरीन किताब ना, मेरी फेवरेट किताब तो अब सिर्फ वही है, उसके बाद आता है अब सब, कि वो हम्म इतनी मतलब उन्होंने प्यारी लिखी हुई है। तो सोचने वाली बातें हैं, हम कहाँ आके फंसे हुए हैं। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और हिदायत खासा दे। निदा हमसे कुछ शेयर करना चाही थी जी, निदा। नहीं, आपने वो वाली पॉइंट कवर कर लिया था कि 10 साल में मारना तब है कि जब से उसने आंख खोली हो, तब से आपने उसको वो माहौल दिया है, उसने नमाज का वो माहौल देखा है, उसने वो आपने वो मोहब्बत डाली है। फिर 7 साल से हम्म आपने कहना स्टार्ट किया है। और यानी कि ये ऐसा हो नहीं सकता कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली नमाज की तरफ ना आए, बट ऐसा हो सकता है कि आदतन वो मतलब मुख्तलिफ हो आपसे, तो फिर आपको जब ये डर लगे कि ये नहीं आ रहा, तो आप उसको सख्ती दिखाओ, और किसी चीज पे नहीं, कि उसको इस चीज का पता चले कि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इस पे मैं मतलब मेरे बाप जिसने आज तक मुझे कुछ नहीं कहा और उसने मुझ पे सख्ती की, यानी ये उस इम्पोर्टेंस के लिए आई थिंक ये उसको कहा जा रहा है कि आप हल्का से उसको लाइक मार सकते हो, वो कर सकते हो। और बाकी सुना मैं वो एक मतलब उन सहाबा का नाम भूल गया जो प्रॉफेसर के बाद बहुत छोटी उम्र में उनकी माँ ने उनको उनके खादम के तौर पे वो रखवा दिया था हजरत ना। अनस। और वो कहते हैं बैत हजरत अनस, नहीं हजरत अनस थे। और वो ये कहते हैं कि मुझे प्रॉफेसर ने मतलब वो जवान हो गए और उन्होंने अपना वो बताते हैं कि मुझे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों नहीं किया, या ऊंची आवाज में बात की हो या मारा हो। तो मतलब यानी कि वो उस टाइम का माहौल ये था कि शायद 10 साल तक बच्चों मतलब इन्होंने वो माहौल ऐसा देखते थे कि ऐसा होता नहीं था कि वो बच्चे खुद से नमाज पढ़नी ना शुरू करें या कि उनको मारने तक की नौबत आए। तो वही बात है, हमें इन्वायरमेंट देना इतना ज्यादा जरूरी है। और अगर मारने की नौबत आ रही है तो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमसे ही कोई कोताही रह गई है कि वो बच्चे में वो उस चीज की इम्पोर्टेंस आई नहीं। ट्रू दैट, ट्रू दैट। बारकल्लाह फीक। ये वो अवेयरनेस है जो अब मदर्स को होना बहुत जरूरी है, कि हमारी पिछली जनरेशन, वही बात है ना कि खुद हम लोग सीखते नहीं है, फिर जो कोई हमें कुछ कह देता है हम उसकी बात पे लबैक कह देते हैं, विदाउट इवन सीइंग कि भाई ऐसा है भी कि नहीं है। मतलब क्वेश्चन करना एक बड़े लंबे अरसे तक मुस्लिम सोसाइटीज में एक गुनाह का काम समझा जाता रहा। इवन इवन नाउ देयर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे क्वेश्चन करना आपको शायद डेविएंट होने की कैटेगरी में ले जाके खड़ा कर देता है, या डिस्कशन करना भी आपको जो है वो आप पे शक की उंगलियां खड़ी कर देता है। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल टाइम नाउअडेज। मुझे लगता है यही दौरे फितन है कि जहाँ पे सोच को भी हम चाहते हैं वो भी किसी सिस्टम की पाबंद हो। तो ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ एक ही सिस्टम है जो सही है, वो है कुरान और सुन्ना का सिस्टम। ये जो अल्लाह का सिस्टम है ना, सिर्फ वही आपको आजाद करता है। बाकी तो हर सिस्टम आपको कैद करने, बाउंड करने और आपकी सोच को छोटा करने के लिए जो है वो क्रिएट हुआ हुआ है। विद दैट इंशाल्लाह लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं। अच्छा, अगला है कि मॉनिटर योर टोन एंड वर्ड चॉइस। ये तो चले हमने बात कर ली कि भाई जितना कामली बोलेंगे उतना बेहतर होगा, और धमकियों से मतलब वही बात है, साफ जुबान होगी। बेहतरीन मुसलमान भी वो होता है जिसके जुबान और हाथ के शर से महफूज रहे। तो मैं जब भी ये हदीस पढ़ती हूँ मैं कहती हूँ कि हाथ का शर ना, हमारा हाथ का शर से सिर्फ हमारे बच्चे महफूज नहीं होते, बाकी पूरी दुनिया महफूज होती है। किसको मारते हैं हम? किसी को भी नहीं, True सिवाय that. अपने बच्चों के। तो अब मैं ये दुआ भी करती हूँ, और आई होप कि सबको ये शामिल करनी चाहिए कि अल्लाह हमारी औलादों को हमारी जुबान और हाथ के शर से महफूज रखें, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर True. नेक्स्ट है कि कंसिडर इट यू आर अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। और अगला जो है ना, स्टिल एंग्री एंड लुक फॉर अंडरलाइंग फीलिंग्स। ये दोनों में ऑलमोस्ट एक सेम ही बात है कि अगर सपोज कोई मसला हो भी गया है तो आप ये मत समझे कि सिर्फ बच्चा ही प्रॉब्लम है, बल्कि अपने आप को भी देखें
और ये देखें कि जिस तरह फसिया ने भी बात की कि आप जब पेरेंट्स बनते हैं ना तो तब आपको समझ आती है कि कहाँ कहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो सेम हेयर यही जुमले उसने लिखे हुए हैं कि योर चाइल्ड विल शो यू वेयर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो योर चाइल्ड मे बी एक्टिंग इन अ वेज डेट एग्रेवेट यू बट यू आर नॉट अ हेल्पलेस विक्टिम। मतलब अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप तो बड़े हो गए हैं ना, सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर वही कि अंडरलाइंग फीलिंग्स को देख लें कि भाई हो क्यों रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस सिचुएशन में बच्चा बिल्कुल मतलब अपनी तरफ से वो चाइल्डिश या बच्चा है उसने यही हरकतें करनी है, लेकिन हमें गुस्सा आ रहा होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये मुझे बच्चा गुस्सा नहीं दिला रहा, मुझे आ रहा है तो वो इसका मतलब है कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी। मतलब मैं या तो थकी हुई हूँ, या मुझे मेरी नींद नहीं पूरी हुई हुई, या मुझे कोई और परेशानी है जो मुझे इस टाइम डिस्टर्ब कर रही है। और वो फिर उस टाइम आपने देखना है कि वाई यू आर फीलिंग दिस वे। मतलब सारी बातें की एक बात है कि जस्ट पॉज टेक अ ब्रेक। ये सारे फिर आगे जो है ना उसी में आ जाते हैं। और अगले दोनों भी मैं कर देती हूँ फसिया, फिर आप नेक्स्ट करें। चूज योर बैटल्स में भी उसने लिखा हुआ है कि हर सिचुएशन पे जरूरी नहीं है कि आपने उसको महाज बना देना है। सपोज आपने अपना रिलेशनशिप का जो बैंक अकाउंट है उसको फुल रखना है। अगर जैकेट नीचे पड़ी हुई आपको बुरी लग रही है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उस पे जो है ना वो लड़ाई शुरू कर दें बच्चे से। कोई इट्स ओके उठा के साइड पे रख दें, या समझाने वाली बातें बाद में भी हो सकती हैं। और फाइनल ये कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं तो सीक हेल्प, जो कि हमारे सोसाइटी में काफ़ी स्टिग्मेटाइज्ड है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मेरे ख्याल है अवेयरनेस आ रही है। इफ़ यू रियली नीड हेल्प तो यू शुड गो फॉर इट। ये हमारी सोसाइटी में जो सोशल प्रॉब्लम है ना उसके लिए तो प्लीज थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो ही जाना चाहिए हम लोगों को। Good. Now we have next topic कि how to stop yelling at your child. सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक और सब मदर्स का मसला, मसलों का मसला और सबसे नंबर वन मसला कि येलिंग तो हम सब करते हैं, मदर्स हैं तो वो कैसे ना करें और हम कैसे जो है इस साइकिल को ब्रेक करें ये जो हमने येलिंग वाला अपने अंदर डाल लिया है। अच्छा, पहली चीज ये, कोई भी मदर शौक से नहीं कर रही होती, ठीक है। एवरी मदर इज फ्रस्ट्रेट और हम फ्रस्ट्रेशन में ये येलिंग कर रहे होते हैं बच्चों के ऊपर। नोबडी वांट्स इट बट वी आर डूइंग इट, राइट। अच्छा, इसमें एक चीज पहले इस सब को शुरू करने से पहले अगर मैं आपको एक क्विक सी बात बताऊं जो कि शायद सबके लिए रिलीफ हो, क्योंकि इसमें शायद नहीं है, आई गेस तो नहीं है, कि ये जो हम पे ये जो फेज आता है ना येलिंग वाला, ये किसी भी तरह के जो हम ट्रिगर होते हैं तो हम येलिंग करते हैं ना, इसका जो दौरानिया है ना वो 5 मिनट्स भी नहीं है। इसका दौरानिया 5 मिनट्स भी नहीं है। अगर आप उसको पी जाएंगे ना उस टाइम के लिए, ये जो पॉज का वर्ड है इसको अपने पास रख लेंगे, चबा के खा जाए इसको, ये आपका येलिंग वाला प्रोसेस ही रुक जाएगा। लेकिन चलिए, अगर आपको भूल गई है ये बात कि 5 मिनट आपको चाहिए, अगर आपको ये भूल गई है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स देयर जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अर्ली कुछ मिनट्स आपको देते हैं, टोटल मेरा ख्याल है 90 सेकेंड्स चाहिए होते हैं। मतलब हमारे किसी भी ट्रिगर को 90 सेकेंड्स चाहिए होते हैं। 90 सेकेंड्स मीन 1 मिनट और थोड़ा सा, 1.5 मिनट लगा लो, 1.5 मिनट चाहिए होता है हमें। सो जनाब यहाँ पे कहती है कि जनाब वही मॉडल इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है। एंड इमोशनल रेगुलेशन मॉडल जो है वो क्या बड़े करते हैं छोटे दोनों करते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को देखते हो वही बिहेवियर आप में आ जाता है। अच्छा, अब वो कहती है कि it is not easy to stop yelling. You can desperately want to and still find yourself screaming if you were yelled at. It takes tremendous work not to yell. But if you know that you want to stop yelling, I assure you that it's completely possible. No matter how ingrained it is, it's not a rocket science. It's just take about 3 months, like learning the piano and start playing scales today. You practice daily, and as soon you can pick up over simple tunes, you can play the sonata. तो मतलब वो यही कह रही है कि अगर आप सिर्फ 3 मंथ्स आप ले लें, अपने ऊपर काम कर लें, एंड यू विल लर्न इट, यू कैन डू दिस। 3 मंथ्स क्यों कहते हैं? जब हम न्यूरोलॉजी भी पढ़ते हैं, न्यूरो साइंस भी पढ़ते हैं, तो हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी मसल को अगर आप रेगुलरली 3 मंथ्स तक पुश करते हो ना, यू बिल्ड इट सो वेल कि आप उसको प्रैक्टिस करना आपके थ्रू आउट योर लाइफ आसान हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ शी इज आल्सो सेइंग 3 मंथ्स, लेकिन 3 मंथ्स की लॉजिक आपको मैंने बता दी है कि वो क्यों कह रही है। तो हम देख लेते हैं कि आगे हमें पॉइंट्स जो हैं वो क्या कह रही है। कमिट योर सेल्फ, सबसे पहले तो यू हैव टू बी कमिट योर सेल्फ। एक चीज होता है कि
कमिट करना। अ, किसी भी चीज को विश करने से वो चीज हमें नहीं मिलती, उस चीज को कमिट करके उस चीज पे फोकस करने से, उस पे काम करने से हमें मिलती है। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन योर इंटेंशंस। ठीक है, आपने लिखना है। लिखना है, क्या लिखना है? जैसे आई विश आई स्पीक रिस्पेक्टफुली टू माई चाइल्ड। ठीक है, या आई विल, मैं तो हमेशा आपको कहूंगी कि आई विल लिखें हमेशा, मतलब विश विश ना करें। क्योंकि एक चीज विश से कुछ मुझे थोड़ा सा, कहते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि लव नहीं कहता मोमिन, लव नहीं कहता, लव मीन विश, मैं विश किया। वो हमेशा जो है हम इंशाल्लाह कहते हैं और हम उसको डिटर्मिनेशन के साथ कहते हैं। या यस, जो फसिया, आपने एनएलपी में आपने ये बताया था कि आप प्रेजेंट में करें कि मैं पुरसुकून हूँ, मैं अपने बच्चों से रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, ये अफर्मेशंस अपने आप को दें जो प्रेजेंट में, तो इसका ज्यादा अफेक्ट पड़ता है बनिस्बत पास्ट के या फ्यूचर के देने का। ट्रू दैट। आपको बी इन द मोमेंट होना पड़ता है, क्योंकि आपका ब्रेन ना आपको जानता है, मतलब योर अनकॉन्शियस माइंड नोज यू सो वेल। उसको आप आगे की टॉफियां दोगे या पिछले के झांसे दोगे, वो नहीं आएगा हाथ में। ठीक है, उसको जब आप अभी की बात करोगे ना, मतलब इवेंचुअली, चलो अब वैसे ही बताती हूँ, अगर आप लोग सुन रहे हो और अगर मैं आपको कहूँ कि आपको कल ये मिलेगा, आपको कल मैं ये बताऊंगी, दिस इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर यू, मैं आपको ये बताने लगी हूँ, we are going to do this is something which is going to trigger you, this is how our brain works, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को बहुत अच्छे से पता है। सो हमेशा जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज लिख रहे होते हैं, कीप इट इन द प्रेजेंट। और ये जो चीज है ना कि आई विश आई स्पीक रिस्पेक्टफुली टू माई चाइल्ड, विश को निकाल रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा शायद कह दें कि शायद थोड़ा ज्यादा होलिस्टिक होकर कह रही हूँ, लिखना हो तो लिख लें। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि विश नहीं, लव का वर्ड यूज नहीं करता, मोमिन लव नहीं करता, काश, काश ये हो जाए, काश ये हो जाए। हम तो दुआ करने वाले और तवक्कल करने वाले लोग हैं, और हम तो आप इसको कह सकते हैं कि आई विल स्पीक रिस्पेक्टफुली टू माई चाइल्ड, या आई स्पीक रिस्पेक्टफुली टू माई चाइल्ड। आप इसको किसी भी टेंस में लेके जा सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स पे थोड़ा सा गौर होना चाहिए, क्योंकि दिस इज समथिंग विच शेप यू एंड योर थॉट्स। मेक कमिटमेंट टू योर फैमिली। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि अपनी फैमिली के साथ कमिटमेंट करें। ठीक है, बताएं अपने बच्चों को कि देखो मैंने ना ये प्लान किया है कि नाउ ऑनवर्ड्स मैं यल नहीं करूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मेरी जो वॉइस टोन है वो बहुत रिस्पेक्टफुल हो, और हम सब जो है वो आपस में इस चीज को मेक श्योर करें कि हमारे घर में येलिंग नहीं होगी। चार्ट बना लें, हर कोई उसमें बराबर हो, उसमें ये नहीं कि अगर वो बच्चे ने कर दिया तो हो देखो 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 तुमने क्या कर दिया। नो ब्लेम गेम, नो शेम। देखें, एफर्ट करनी है ना तो मिलके एज ए फैमिली करें। ठीक है, स्टॉप ड्रॉप एंड ब्रेथ। Every time you notice you are raising your voice, about to raise your voice, how? Stop, drop, breath. जैसे होने लगी और ये किस तरह होगा जब मुस्तकिल आपके दिमाग में एक बात होगी ना कि आई एम वर्किंग ऑन इट, तब ये होगा, वरना नहीं होगा। जब आपके मुस्तकिल, समझे, इस हफ्ते से नेक्स्ट हफ्ते तक टारगेट ही एक है, यल नहीं करना। सिर्फ एक चीज आपने करनी है, यल नहीं करना। साइड पे रख दें एंगर वैंगर सब चीजों को। ये एक ऐसी चीज है, अगर इसको आप एक हफ्ता प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये आपके माइंड में रहेगा। येल नहीं करना, शाउट नहीं करना, कीप इट इन योर माइंड एंड बी ऑन इट। एंड स्टॉप ड्रॉप ब्रेथ, स्टॉप ड्रॉप ब्रेथ, स्टॉप, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। स्टॉप टॉकिंग भी एक इसका है कि जैसे आपको लगे कि यू आर लूजिंग योर कंट्रोल, योर टेम्पर, यू नो जस्ट क्लोज योर माउथ। वो बोलते हैं ना, कुफले मदीना लगा लें, मुंह में खामोश हो जाए, डोंट मेक एनी नॉइज, खामोश हो जाए। एंड देन ड्रॉप इट, यानी कि फॉर द मोमेंट। देखो, इट्स नॉट एन इमरजेंसी। बच्चा भाग के एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है या खाना छोड़ के भाग रहा है, इट्स नॉट एन इमरजेंसी। नो दिस कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। ठीक है, जस्ट स्टेप अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड टेक इट इजी, थोड़ा इजी लेना जो है वो शुरू कर दें। Breath deeply 10 times, 10 times deep breathing. Remind yourself you are all grown up. देखें, एक चीज खुद को याद करवाना, and your child is learning from everything you do right now. Look at your child and say, I'm working hard to stay calm. I don't want to yell. Let me calm down, and then we will try to do over. Okay, मतलब गिव योर सेल्फ सम पॉज। अपने आप को भी रिमाइंड कराएं कि आप तो बड़े हो चुके हैं, बच्चे छोटे हैं, और आपके बच्चे सिर्फ आपको देख रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वही उन्होंने करना है। ट्राई अ डू ओवर व्हेन यू आर आउट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट।
You know, because your child will no longer look at the enemy, but like your own beloved baby, and the one you have promised to cherish, love, and guide positively. So she grows into a loving, wonderful person. Now start the interaction over. कि जब आप ठंडा हो जाए, सुकून आ जाए, तो फिर उसके बाद जब आपको अपना बच्चा अपना दुश्मन ना दिखे तो फिर आपको जब अपना प्यारा बच्चा लगे तो दोबारा आप उसके पास जाएं और फिर दोबारा से इंटरेक्शन को स्टार्ट करें। और उसको उसने लिखा हुआ है कि हार्ड, राइट, वेरी हार्ड, when you are swept the neurochemicals that tells you to attack, but simple, you just delay to interaction until you are calm। वही बात है कि जब आपने एक पॉज दे दिया ना 5 मिनट का, तो जो ब्रेन केमिकल का जो कॉम्बिनेशन बना होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, और वो डिसॉल्व होते साथ ही आपका मूड एकदम से डिफरेंट हो जाता है। जैसे होता है ना, कभी कभी बहुत गुस्सा आ रहा होता है लेकिन एकदम से पता नहीं क्या होता है कि वो चला जाता है, तो वो एकदम से जो है ना, वो आपके न्यूरोकेमिकल्स इधर आसे पासे हो जाते हैं और मामला ठंडा हो जाता है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अच्छा जी, उसके बाद वाले पॉइंट्स आप कर देती हैं? हाँ जी, मैं करती हूँ। अच्छा, उसमें आगे थोड़ी सी उसने वो दी हुई है कि जो मतलब काम रहने के लिए कौन सी ऐसी चीजें जो हमारे जहन में आ रही होती हैं कि भाई जो हमें नहीं रहने देती काम। तो उसमें एक ये है कि वॉन्डरिंग हाउ योर चाइल्ड विल लर्न इफ यू डोंट रेज योर वॉइस। हम कहते हैं ना कि जब तक मैं ऊंचा ना बोलूँ ये तो सुनता ही नहीं है, ये तो सुनती ही नहीं है। तो इसमें एक चीज याद रखें कि जब आप चीखेंगे तो बच्चा नहीं सुनेगा। वो बच्चे का उस टाइम जो है ना, वो रैशनल ब्रेन, वो हमने जैसे पढ़ा था, जब आप शाउट करते हैं तो वो या तो डर जाता है, या वो फ्रीज हो जाता है, या वो फिर वो करेगा, फाइट करेगा। तो उस टाइम पे बिल्कुल उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो इस टेंशन को तो रहने ही दें कि भाई हाँ, ये अभी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा। फिर ये है कि वही दूसरी बात कि वॉन्डरिंग इफ मे बी यू आर लेटिंग योर किड ऑफ टू इजी। कैसे ना हो कि आपके हमारे जहन में यही आ रहा होता है ना कि अच्छा अभी भी अब इतने फिर मैंने इसको कुछ नहीं कहा तो ये ना समझे कि मामा ने इतनी जल्दी माफ कर दिया तो नेक्स्ट टाइम ये कर, मतलब आई थिंक दीज आर ऑल स्टेमिंग आउट फ्रॉम आवर ब्रेन कि हमारे अपने फियर्स हैं। ऐसा ना हो जाए तो ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो इसका यही हाल है कि बी प्रेजेंट, बी प्रेजेंट, और देखें कि अभी आपने क्या करना है। और अभी जो करना है वो हम वो मुझे एक शेर याद आ गया तो हम कह रहे हैं ना, गुस्सा पिए पिए तो पी जा याम की तलखी को भी हंस के नासिर, ये गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। तो अब फिलहाल माओ के लिए सबसे बड़ा गम यही है। मुकर्रर मुकर्रर, राइट। तो फिलहाल ना माओ के लिए सबसे बड़ा गम जो पीने वाला है ना, वो यही है कि बच्चों की हरकतों पे चुप कर जाए। सिंपल। अच्छा, फिर ये है कि वॉन्डरिंग इफ यू आर बीइंग इनऑथेंटिक। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं समझ आती ना, हमें लगता है अच्छा मैं अभी इतनी अच्छी बन जाऊं तो मैं तो मुनाफिक तो नहीं बन रही, ये तो झूठ तो नहीं हो रहा। भाई थोड़ा सा तो अपने आप को स्पेस देना। एक तो आप कोशिश कर रही हैं, ऊपर से फिर वो अपने आप को पिंच कर रही है झूठ हो रहा है, मुनाफिक मैं ऐसी तो नहीं हूँ, गुस्सा आ रहा है तो करूँ क्यों ना, गुस्सा आ रहा है तो करूँ क्यों ना। भाई ना करे ना, हौसला करे थोड़ा। मतलब आई नो कि इट्स डिफिकल्ट, ये सारे फेजेस बहुत होते हैं बुरे, आते हैं। बंदा कहता है नहीं अभी ना सिखाया कभी नहीं सीखेगा, ये बहुत आसानी से जान छुड़ा लेगा। और अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों अपनी फीलिंग्स छुपाऊं। तो छुपानी हमें अपने बच्चे की वेलबींग के लिए। एंड नेक्स्ट इज के एंड व्हाट इफ यू फाइंड योरसेल्फ येलिंग डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स। तो कोई बात नहीं, हर चीज का मतलब कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती कि आप उससे वो करें ना। हर अपॉर्चुनिटी जो है वो, हर गलती आपकी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है अगर आप सीखने वाले हैं तो। श्योर है। अच्छा, मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, हम दोनों और हम तीनों मिलकर जो हैं वो आप लोगों को ना नसीहतें या आप लोगों को फीड इन नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम इस बुक को समझें, और ये चीज भी हम सब समझते हैं कि बीइंग ए मदर, हर एक की ना अपनी एक लाइफ स्टोरी चल रही है, हर एक की अपनी स्ट्रगल चल रही है, तो हम सब स्ट्रगलर्स हैं, ठीक है। हम हमेशा से कभी भी हम लोगों ने क्लेम नहीं किया कि वी आर परफेक्शनिस्ट, राइट। वी डू एवरीथिंग विद वेरी परफेक्शन, सो वी आर हियर टू टेल यू ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। वी आर जस्ट टेलिंग यू वट एवर इज गोइंग ऑन, ठीक है, वट एवर यू कैन डू, जो कि आपके हाथ में है। तो फिर मैंने कहा मैं भी एक शेर सुनाऊं, जी जी। क्योंकि शेर शेर सुनाएंगे आज हम। अगला रेडी रखना है आपने, ठीक है। अगला रेडी रखना है राइमा, मैं भी सुनाऊंगी, उसके थोड़ी बाद फिर एक और सुनाना। हम ना शेर व शायरी भी ऐड कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये तो मजे बस आ गया रैंडम मेरे जेन में आ गया, वो पी जा ना, तो पीने पिलाने का काम फिर आता ही है जेन में उस वक्त। मजे ओ वो आएगा।
मुझे आपके शेर से याद आया एक शेर असल में। अच्छा। मुझे एक शेर है ना, कि ये जो कर रहे हैं नसीहतें, इन्हें मशवरों की हैं आदतें, दिल ख्वाब जद इन्हें छोड़, ये तेरी दास्तां नहीं जानते। ये बात है बिल्कुल। हम नसीहतें बिल्कुल नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ बता रहे हैं बुक में क्या है। हाँ, ठीक है। किताब लिखिए, बाकी करना आपने खुद है भाई, हमसे खुद नहीं होता सारा ये अमल, तो एक पॉइंट पे हम अट जाते हैं। इंसान, हम भी इंसान हैं, ठीक है, हम भी इंसान हैं, कोशिशें कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं बिल्कुल। और मतलब ये बुक, आप बुक क्लब की वजह से ही बहुत सारी बुक पेंडिंग पड़ी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बुक क्लब की वजह से मतलब अब वो एक पूरा ना सीक्वेंस बन गया। मुझे पता होता है कि मैंने ये बुक इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। तो इट्स गोइंग वेल। यस अल्हम्दुलिल्लाह। सो अच्छा, मेरे ख्याल में अगली अगली बातें जो है ना वो पिछली सारी की रिपीटिशंस हैं, तो उनको क्या डिस्कस करें या बस एक गो थ्रू कर लें? बस गो थ्रू कर लेते हैं। 3 मिनट प्रोसीजर है अगला, कि हम्म। शिफ्ट योरसेल्फ फ्रॉम अपसेट टू पीस। उन्होंने 3 मिनट स्टेप दिया हुआ है। स्टेप मिनट 1 में वो कह रही है कि व्हाट्स द थॉट दैट्स अपसेटिंग यू, उसको सोचें। दूसरे मिनट में ये सोचें कि रियलाइज करें देयर इज ऑलवेज अनदर साइड ऑफ एवरी स्टोरी। एंड तीसरे मिनट में आप ये देखें कि हेल्प योर बॉडी टू रिलीज द फीलिंग। तो वो जो अभी हम बात करते आए हैं ना, एंगर वाली और येलिंग वाली, उसने उसको मिला के तो एक 3 स्टेप्स बना दिए हैं। और फिर हम्म। आगे जो है कि व्हेन योर चाइल्ड मेल्ट्स डाउन हाउ टू कीप योर कूल, कि आपका बच्चा जब मेल्ट डाउन हो जाए तो हाउ टू कीप योर। उसमें वही चीजें हैं जो कि जल्दी से हम रिपीट कर देते हैं। शुरू की 4 मैं कर देती हूँ, आखिरी 4 आप। इसमें पहली चीज है कि एक्नॉलेज योर ओन फीलिंग्स। अपनी जो आपकी फीलिंग्स है उसको एक्नॉलेज करें कि भाई मुझे ऐसी क्यों फील, मैं ये फील कर रही हूँ तो वो क्या है। सेकंड चीज कह रही है कि रिमाइंड योर सेल्फ दैट इट इज नॉट एन इमरजेंसी। ठीक है, ये भी वही पुराना पॉइंट है कि भाई ये इमरजेंसी नहीं है, हर चीज बाद में रिजॉल्व हो सकती है। रिमाइंड योर सेल्फ दैट एक्सप्रेसिंग फीलिंग इज अ गुड थिंग, और अपने आप को रिमाइंड कराएं कि फीलिंग को एक्सप्रेस करने इज अ गुड थिंग। अच्छा, हमारे यहाँ सारी बुरी फीलिंग को एक्सप्रेस करके तो हम रिलैक्स होते हैं, लेकिन अच्छी फीलिंग कभी शेयर नहीं करते। तो जब कभी खुश हो ना, तो वो भी अपने बच्चों से शेयर करें। बच्चों पे मोहब्बत है वो भी शेयर करें। मतलब एक पूरी नस्ल गुजर गई है जो कि अपनी मोहब्बत बच्चों को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकी कभी। और बच्चों को सारी जिंदगी ये लगा रहा कि भाई हमारे माँ बाप तो हमसे प्यार नहीं करते थे, फलां के पेरेंट्स प्यार करते थे, हमारे नहीं। हालांकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को प्यार नहीं करता हो। एंड टेक द प्रेशर ऑफ। और वो जो प्रेशर आपने अपने ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, कि आपके बच्चा जो है वो आपके बच्चे ने ये चीज नहीं ली, आपके बच्चे ने इस तरह से नहीं की, जो प्रेशर आपने ऊपर लिया हुआ है, इस प्रेशर को ऑफ करें, खत्म करें। बिकॉज दीज आर द uninvited and unhelpful kind of pressures in your life. So yes, you can go with the next 3 हाँ four. जी, नेक्स्ट वही रिपीटिशन है ऑलमोस्ट, के टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज लव। मतलब चॉइस की ही सारी बात होती है। इन द गिवन मोमेंट व्हाट यू डिसाइड टू चूज। गुस्सा करना है ये भी आपका अपना डिसीजन होगा, या प्यार से बात करनी है ये भी अपना चॉइस आपकी अपनी होगी। तो मेक वॉइस चॉइसेस। फिर है टॉलरेट द इमोशन विदाउट टेकिंग एक्शन, कि आप जो भी फील कर रहे हैं यू कैन एक्ट लेटर इफ यू वांट, या थोड़ा सा मतलब काम डाउन हो जाए। कीप इट सिंपल। Your child needs you to witness her outpouring of emotion and let her know that she is still lovable. मतलब कुछ भी हो गया, it's okay। बच्चे से अपना लव विदड्रॉ नहीं करना होता, ठीक है। और उसको ये मैसेज देना हो कि yes you are safe and I am here with you। फिर है कि फाइंड अ वे टू प्रोसेस योर ओन फीलिंग। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जाहिर है हम भी इंसान है, जैसे अभी फसिया भी गई थी कि हम भी इंसान है, हमसे भी हमें भी चाहिए होता है। तो उसके लिए ये जर्नलिंग हेल्प करती है। पर्सनली मुझे ये हेल्प करती है जर्नलिंग। मुझे लिख के ना थोड़ा सुकून आ जाता है। और ये इस तरह नहीं होता कि आप उस टाइम जब बहुत ज्यादा गुस्से में तभी ये लिखें। ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है कि आप रोज इसको आदत बनाएं कि आप रोज जर्नल कर रहे हैं, रोज देखें दिन में किस किस बात पे गुस्सा आया, फिर उसको प्रोसेस करें। तो ये रोज आप करें। इन द गिवन मोमेंट या हीटेड मोमेंट में थोड़ा सा ये चीजें करना मुश्किल हो जाती है, लेकिन इसको आप कह लेना सेल्फ केयर के तौर पे प्रोएक्टिव तरीके से रखें। किसी से बात कर लें, ऐसे बंदे से जो नॉन जजमेंटल हो, कि मतलब जो आपको सुन के ये ना कहे, ना शुक्री के ताने ना दे कि तुम ना शुक्री कर रही हो, या तुम अब औलाद मिली है तो अब ऐसे कर रही हो। तो किसी ऐसे बंदे से, कोई दोस्त हो सकती है, बहन हो सकती है, जो मतलब आपको ना सुन ले, बस सुनने वाला आप कह लें, कंधा मिल जाए, कान मिल जाए।
और दुआ, हम इन्होंने दुआ का तो नहीं यहाँ लिखा होता, लेकिन एज अ मुसलमान हमें पता है कि अल्लाह ताला से बढ़कर कौन है जो दिलों का हाल जानता है। तो आप दुआ करें, अल्लाह के सामने रोएं, अल्लाह से दुआ करें, तो इंशाल्लाह ये सारी जो है वो ठीक हो जाती हैं चीजें। Yes. अच्छा जी, फिर है कि यू कैन नर्चर योर सेल्फ बाय रेजिंग योर चाइल्ड। सारा वही पॉइंट कि बच्चे आपको बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ आपके काम करने की जरूरत है। इसमें सेम चीजें भी ना रिपीट ही हो रही है, हाँ जैसे मेक पॉइंट, इट अ हाँ हैबिट। हाँ, बिल्कुल। बस पॉइंट्स ले जाते हैं कि आप पहला पॉइंट कर दें, बाकी के करके ना पॉइंट्स ले जाते हैं हम हाँ, कि मैं इसमें कि मेक इट अ हैबिट टू ट्यून इनटू योरसेल्फ एज ऑफन एज पॉसिबल थ्रू आउट योर डे। जैसे अभी मैंने कहा कि मतलब थोड़ा सा कॉन्शियस होके ना चीज़ों पे तवज्जो दें। फिर एवरी टाइम यू नोटिस यू आर गेटिंग रिजेंटेबल और इरिटेबल, स्टॉप। वही 5 मिनट रूल रख लें, 5 सेकेंड रूल बन के रख लें, या बैक काउंटिंग शुरू कर दें। मतलब पानी पी लें, वही बात, पानी पी लें, ताउज़ पढ़ लें, जगह बदल लें, एनीथिंग जो आप, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नोटिस द चैलेंजिंग टाइम ऑफ अ डे एंड फाइंड वेज टू नर्चर योरसेल्फ थ्रू देम। हाँ, अब ये भी हमें कभी पता होता है कि रोज किसी एक बात पे जंग हो रही है। जैसे मेरी बच्चियों से रोज ना कंगी कॉम्बिंग टाइम पे हो रहा है, मतलब अड़े पड़े होते हैं, दे डोंट वांट टू, और मैं चाहती हूँ कि एक दफा तो करो। तो मुझे इस पे काम करना है, मुझे समझ नहीं आ रही है मैं किस तरह थोड़ा हेल्पफुल वे में। तो उस टाइम पे फिर मेरा भी पारा हाई हो रहा होता है कि कंगी ना करूँ तो क्या करूँ, बाल गंदे, ये वो फला फला। तो आई थिंक ये पॉइंट मेरा पर्सनली मेरे ऊपर अप्लाई है, अब मैं इसको करूंगी कि चैलेंजिंग टाइम्स के लिए ना थोड़ा सा पहले से प्लान कर लूँ कि किस तरह थोड़ी ऑयलिंग कर दूँ, थोड़ा बात कर लूँ, कुछ भी। आप कोई सजेशन दें क्या हो सकता है इसमें। बच्चियों से पूछें, दे नो, दे एक्चुअली नोज द बेटर ऑप्शंस। क्योंकि जब बच्चे, देखो जब बच्चे 3 साल से बड़े हो जाते हैं ना, तो दे शो के व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट, हम्म। in what situations they like it, in which situations they don't. So this is totally up to, kids. I mean, this responsibility should be given to them. कि खुद कर लें। From the very early time, it should be their responsibility, not ours. I mean, हम्म। you can show them the good tutorials of, kids के बच्चियां इस तरह से बाल बनाती हैं, so you can, make any of the hairstyle which you like to do. So this is their responsibility, not our responsibility. I mean, हम्म। we should give them their responsibilities. हम कितना 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 उठाएंगे हम, हाँ? मतलब हम भी इंसान हैं, आखिर माँ भी इंसान होती है। हम्म। सही। आखिर माँ भी इंसान होती है, ठीक है ना? सो यस, उसके और बाद वो नेक्स्ट, कहते हाँ जी आप चलो, नेक्स्ट अच्छा तो मैं ये था कि सोक इन द ब्यूटी एंड जॉय ऑफ एवरी मोमेंट यू कैन। मतलब हर जल्दी ना करें, जैसे ये तो हम बहुत सारी आप चीजें सुनते हैं कि बी प्रेजेंट बी प्रेजेंट, तो बच्चों के साथ भी इंजॉय करें छोटी छोटी चीजें। true that। अच्छा, ये जो बुक है ना, ये सारी मशहूरों पे घूम रही है। पहला जो हम्म। चैप्टर अब तो जाएगी ना, मतलब एंगर से लेके यहाँ तक, ये आप वन बाय वन आप देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि 50 से ऊपर हेडिंग्स हैं जो माशाल्लाह ऑथर ने हमें दी हुई है। तो हाँ, मैं और आज हम यही ऑलमोस्ट रिपीटिशन है सारी बातों की ना, बहुत ज्यादा बहुत रिपीटिशन है। ज्यादा इसमें रिपीटिशन। करने का काम मेरा ख्याल है ये है कि कोई एक चीज आप पकड़े, हम तीनों या जो भी ये सुने, कोई एक चीज पकड़े और उस पे काम करें। मतलब अपने एंगर, हर बंदा ना अपनी सिचुएशन के हिसाब से कोई एक चीज ले ले कि भाई मैंने अगले 3 महीने तक इस पे काम करना है, मैंने येलिंग अगर छोड़नी है तो एक टिप छोटी सी वो उस तरह करनी, क्योंकि ज़रा इतनी सारा कुछ तो नहीं हम अप्लाई कर सकते ना एट अ टाइम। वो ओवरवेल्म्ड हुए थे, वो देखो ना आगे उसने की हुई कि व्हेन यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आप हम्म। ज्यादा ओवरवेल्म्ड फील करें तो फोकस ऑन द व्हाट मैटर्स, फाइंड सपोर्ट योरसेल्फ, व्हेन यू लूज इट यूज इट, टेक अ डू ओवर, appreciate your child, never walk away emotionally, just keep choosing love. All things are associated with the last headings which we did. And हम्म। then there are 10 rules to raise terrific kids. Okay. Acha, I have seen many workshops, many paid workshops, which actually revolve around these 10 options, right? हम्म। So this is unique to say that these things are into books, many books. So you can always go through with the books. Books help करती हैं आपको। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, हम थोड़ा थोड़ा सा करके देखते हैं, एंड देन वी कंक्लूड इट इंशाल्लाह। 10 है, एक एक करके करते हैं, एक मैं एक आप, एक मैं एक आप, ठीक है? ठीक। तो ऐसा करते हैं। नंबर 1 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरेंटिंग स्किल, मैनेज योरसेल्फ। अच्छा जी, सबसे बड़ी जो पेरेंटिंग स्किल, अगर आपने अच्छे बच्चे और टेरिफिक किस्म के बच्चे निकालने हैं तो फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले मैनेज योरसेल्फ आपने करना है। अपने आप को जो है वो मैनेज करेंगे तो थिंग्स विल बी फाइन।
अपना कप जो है वो ये कह रही है कि फिल करें, ठीक है। टेल मोर यू केयर फॉर योर सेल्फ विद कंपैशन। अच्छा, हम मदर्स अपने बारे में बिल्कुल कंपैशनेट नहीं होती। सबसे ज्यादा रफ अगर घर में कोई एक पर्सनालिटी होती है तो माँ होती है। एंड दिस इज समथिंग वेयर आई डिसएग्री विद एवरी मदर अराउंड मी, कि भाई खुद को क्यों छोड़ रखा है। बच्चों को देखना है, बच्चों को पालने, पालने उनको हमने पालने, बट यू शुड नॉट, यू शुडंट let yourself go with the flow, because only dead fish go with the flow, right? So always take care of yourself, be compassionate towards yourself. अगर आप अपने साथ compassionate नहीं है, आप किसी और के साथ compassionate कैसे हो सकते हो? अगर आप अपना टेक केयर नहीं कर रहे तो आप दूसरे का फुली टेक केयर कैसे कर रहे हो? फिर तो आप रेजिस्ट कर रहे हो अपनी इनर पर्सनालिटी को, और उसने कहीं ना कहीं आपको फिर सेटबैक देना है। जब आप खुद को सरप्रेस करोगे, एक जगह पर जाके निकलोगे, फटोगे, तो अपना ख्याल रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि लेकिन सुन्नत का माएँ तो भाग। सेल्फलेस होती हैं, माएँ तो कुर्बानियां देती हैं, माएँ तो अपना वाला छोड़ के बच्चों को देती हैं। हमने तो यही बातें सुनी है, 36-37 सालों के हो गए हैं अब, अभी तक यही सुनते हैं। और अगर खुद हाँ खा ले बच्चों से छुप के कोई चीज तो फिर ताने पड़ते हैं। हाँ, मैं तो भाई खाती हूँ, बल्कि उस दिन हमारे घर पे आया हुआ तो मेरे भाई ने ना बच्चों को दी जेलीज। तो मैंने उसको कहा था कि देनी नहीं है, मैं देती नहीं हूँ, तो उसने दी। तो दोनों को ना उसने दो दो दे दी। मैंने कहा जरा बात सुनो, एक दो एक दो। कहते ये क्यों रख रही है? मैंने कहा ये मेरी है। कहते क्या मतलब, आपकी दो हैं? मैंने कहा हाँ। कहते अभी तो आप दे नहीं रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा उनको एक एक मिल गई, मैं माँ हूँ, दो को पाल रही हूँ, दो मेरी हुई। उसने कहा हाँ। आपसे ये क्या हुआ? मैंने कहा नहीं यही हुआ, मतलब अब मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझ पे हराम है, अब दे दो, तुम लाए हुए हो तो। हम्म। So, हमारे यहाँ मदर्स को ना थोड़ा सा अपने लिए कंपैशनेट होना चाहिए। इसमें कोई गुनाह तो नहीं है ना, मतलब यार प्लीज सोचो सारे, अपने आप को सेट रखो ताकि अपनी औलाद को सेट रखो। और मदर्स भी फादर्स भी, मतलब बाप और माँ वाहिद लोग होते हैं जिनके जूते नहीं बदलते। मतलब सालों गुजर जाते हैं, जूते नहीं बदलते, और औलाद के जूते तो हर मौसम पे ऐसे बदल रहे होते हैं जैसे फर्ज हुए हुए हैं। सो दे आर मेनी थिंग्स। ये नहीं कि ये तो ऊपर की मैनेजमेंट है ना, इनसाइड भी मैनेज करना है। अपने आप को सेटल रखने के लिए आपका इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों मैनेज होने चाहिए। किसी एक पे ना हो, किसी जाहिरी पे तवज्जो दे रहे, बातनी पे नहीं दे रहे, बातनी पे दे रहे, जाहिरी पे नहीं दे रहे। दोनों तरफ से अपने ऊपर तवज्जो रखें, तो फिर ही आपको वो बच्चे मिलेंगे। अब देखो, हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हो तो वो अपना ख्याल रखने वाली हो, हमारी बेटी हो तो वो अंदर से भी स्ट्रांग हो, वो बाहर से भी स्ट्रांग हो। हमारा बेटा हो तो वो अंदर से भी बहुत स्ट्रांग हो, वो बाहर से भी स्ट्रांग हो, मिच्योर हो। हम बच्चों से कितना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। आर वी मीटिंग ओवर स्टैंडर्ड्स? तो मैं नहीं। तो जब आप हैं नहीं तो आपके घर में ऐसे अफराद कहाँ से बनेंगे? जो आप हैं, आपके घर में से ऐसे ही अफराद निकलने हैं। आप बता रहे हैं कि ऐसे बनना है बड़े होकर, यू आर द रोल मॉडल। सो मैनेज योर सेल्फ। इसका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, शायद हमारा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा मजीद डिफरेंट है, लेकिन आई मस्ट से कि जो बेहतर लगे आपको, आप उसको ऑप्ट करें। यस, पॉइंट टू। पॉइंट 2 है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि बी योर चाइल्ड्स एडवोकेट एंड डोंट गिव अप ऑन हिम। इसने बड़ी मजे की बात की कि यू डोंट येल एट द फ्लावर हु इजंट थ्राइविंग, यू वाटर इट। कि अगर मतलब कोई फूल जो है वो मुरझा रहा है तो आप उसको चीखना नहीं शुरू कर देते, उसको पानी देते हैं। तो इसी तरह अगर कोई चैलेंजिंग बिहेवियर बच्चे का हो रहा है तो आपने उसको सपोर्ट करना है। ज़रा जो डिसरिस्पेक्ट या इस तरह के बिहेवियर उसको आप लिमिट करेंगे, लेकिन वो एम्पैथी के साथ, और थोड़ा सा उसको ना, मतलब एक एक किसी एक इंसान को बच्चे की जिंदगी में ऐसा होना चाहिए जो उसको ये फील कराए कि हाँ वो 1 in 10% जो है वो उसी बच्चे के साथ है। डोंट गिव अप ऑन हिम। अच्छा, अगली चीज वो कह रही है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग सीक्रेट डिसिप्लिन, डिस्पाइट ऑल द बुक्स रिटन ऑन इट डजंट वर्क। अच्छा, उसने कहा है कि देखो, हम क्या करते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए पनिशमेंट करते हैं, और इससे क्या होता है, मामलात बहुत खराब होते हैं। आप जितनी भी डिसिप्लिन वाली बुक्स निकाल दें, उसमें बहुत रवैये से बच्चे को सीधा सीधा खड़ा होना सिखाया जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट आपने उनको गाइड करना है, kindly, and set limits on behavior, but always empathize with feelings, including their feelings your child has about the limit you set. Both empathy and guidance limits are essential.
और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, बताइए कि आप किसी भी तरह की पनिशमेंट के राहे पर आगे खड़ा करते हैं। सो यस, नाउ द पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 4। हाँ जी, नेक्स्ट उसने ये कहा है कि आपको बच्चे के लिए जो है ना वो सेफ स्पेस होना पड़ेगा, एक ऐसी स्पेस जहाँ पे वो अपने सिर्फ हंसी जो है वो आपसे शेयर ना करे, बल्कि आपके अपने डीपेस्ट फियर्स और फ्रस्ट्रेशंस आके आपसे बस कह दे। जैसे वो जिस तरह सर सलमान भी कहते हैं ना कि ताल्लुक ऐसा हो कि आपसे वो आके सब कुछ कह दे, कोई छुपाने वाली बात ना हो, तो और आप आगे से उसको जज नहीं करेंगे। सो बी सेफ स्पेस। और मेरे ख्याल में सेफ स्पेस अपने लिए भी बनना है हमें और अपने बच्चों के लिए भी। ट्रू दैट, ट्रू दैट। ओके जी, पॉइंट नंबर 5 है व्हाट योर चाइल्ड विश यू अंडरस्टूड, शी इज जस्ट अ किड ट्राइंग एज हार्ड एज शी कैन। कि आपके बच्चे की एक ख्वाहिश है कि आप ये बात समझ लें कि वो सिर्फ बच्ची ही है और वो जितनी कोशिश हो सके ना उतना कर रहा है। हम बच्चों कहते हैं बच्चे तुमने खिलौने नहीं फैलाने, बच्चे अगले दिन फिर फैला देते हैं, और हम कहते हैं तुम्हें कहा था ना नहीं फैलाने, और बच्चे फिर समेटते हैं लेकिन अगले दिन फिर फैला देते, कहते हैं तुम्हें कितने बार कहना पड़ेगा कि नहीं फैलाने, और फिर बच्चा उस टाइम समेटता है फिर अगले दिन फैला देता है। एक्चुअली दे आर किड्स, ठीक है, दे सपोज टू लिव लाइक किड्स, दे सपोज टू डू दिस। They are not elders, they are not 30-year-old, they are 3-year-old, they are not 45-year-old, they are just 4.5. And what we are expecting from them, I mean, they are kids. So they are just as trying hard as they can. So give them as a child. Yes. नेक्स्ट है कि डोंट टेक इट पर्सनली। मतलब अगर आपका बच्चा बच्चा गंद फैला रहा है तो हमें तो सबसे पहले यही फिक्र लग जाती है ना, हाय मैं कैसी माँ हूँ, देखो मेरा बच्चा गंद फैला रहा है, मेरा बच्चा ऊंचा बोल रहा है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, उसको बच्चे को बच्चा ही रहने दे। और अभी ये अंडरस्टैंड करें कि दे हैव इमेच्योर ब्रेन्स एंड वो आप नहीं है। मतलब अभी जिस तरह कहा ना कि वो 4 साल के हैं और आप 34 साल के हैं, तो 30 सालों का फर्क है। सो डोंट डोंट टेक इट पर्सनली। Do that. अच्छा जी, उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर व्हेन टाइम्स गेट हार्ड, ऑल मिसबिहेवियर्स कम फ्रॉम द बेसिक नीड दैट आर नॉट मेट। अच्छा, ये वो चीज़ है जिसको हम अपनी ज़बान में डेवलपमेंटल नीड्स बोलते हैं। वो कह रहे जब भी मुश्किल टाइम आता है ना बच्चों के ऊपर, तो एक बात याद रखें कि जितने भी मिसबिहेविंग कर रहे हैं ना बच्चे, ये इस वजह से हो रहा है कि उनकी जो बेसिक नीड है ना लाइफ की वो फुलफिल नहीं हुई। कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी पेट खाली है, कभी प्यार नहीं मिला। सो दीज आर द बेसिक रीजन जिसकी वजह से वो मिसबिहेवियर्स जो हैं वो शो कर रहे होते हैं, और ऐसे बिहेवियर शो कर रहे होते हैं जो हम नहीं चाहते। सो यस, पॉइंट नंबर 8। द बेस्ट पेरेंटिंग एक्सपर्ट इज डेफिनेटली योर चाइल्ड। बच्चे को बच्चे बच्चे जो है ना बहुत ऑनेस्ट अपने बारे में होते हैं, उन्हें पता होता है अपने बारे में, तो वो आपको बता देंगे कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। Do that. And the point number 9, the only constant, actually change is the only constant in parenting. अगर हो सकता है आज एक चीज ने काम किया है, अगले दिन वो चीज काम नहीं कर रही, सो नो वरीज, ऐसा ही होता है सबके साथ, कोई और काम कर ले, किसी और तरीके से कर ले, अगले दिन फिर कोई और ही भाषा समझ आ रही है, कोई बात नहीं, भाषा बदल लो, कोई टेंशन नहीं है, अपने बच्चे हैं, अपना घर है, आप ही माँ हो, कोई बाहर से नहीं आ रहा, you are the only one there who is taking care of it. So always try and mix and match things and never be afraid of change. हम चेंज से डरते हैं, चेंज से डरना नहीं है। Yes. एंड द लास्ट इज स्टे कनेक्टेड एंड नेवर विदड्रॉ योर लव इवन फॉर अ मोमेंट। मतलब बच्चे जो है ना उनका नेचुरली उनकी ये इंक्लिनेशन होती है कि वो आपको पसंद करते हैं और आपको खुश करना चाहते हैं। सो उनसे कभी दूर ना जाएं। एंड क्लोजनेस इज व्हाट मेक्स ऑल द सेक्रीफाइसेस ऑफ पेरेंटिंग वर्थ इट। कि हम जितने भी जो भी मेहनत कर रहे होते हैं, कुर्बानियां भी अपनी तरफ से दे रहे होते हैं, वो उसी सूरत में ही फ्रूटफुल होंगी जब बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड फील करेंगे। सो आई थिंक बहुत ज्यादा लेसन है इसमें। इसलिए Yes. A lot of lessons. A lot of मशवरे, a lot of नसीहतें, a lot. मेरा ख्याल है नेक्स्ट चैप्टर को हम इस तरह करते हैं कि जो जो चीज रिपीट हो रही होगी ना उसको हम तो हम स्किप कर देते हैं। एक हेडिंग के नीचे बस ले हाँ, आएंगे, एक हेडिंग में चले उसको आएंगे। दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी, इट्स टू टाइम टेकिंग। हाँ, और आगे भी ना काफी ज्यादा लेंथी आ रहा है, मतलब चैप्टर 2 भी इसका बहुत लेंथी इसी तरह से, फिर हम्म। चैप्टर 3 भी बहुत लेंथी है। तो हम लोग ये कर लेंगे आप लोगों के लिए कि आगे आने वाले चैप्टर को हम खुद पहले एक दफा नटशेल में ले आएंगे, उसकी हेडिंग थोड़ी सी क्या कर देंगे कि आपको फ्यू हेडिंग्स में सब चीजों का पोर्शन मिल जाए, मतलब चीज भी ना रह हाँ, जाए तो काम भी पूरा हो जाए। मतलब पेज टू पेज फिर नहीं जाएंगे,
हम हाँ, टॉपिक टू टॉपिक टू टॉपिक चले जाएंगे. So with that, Alhamdulillah, we are done with the chapter number 1. I mean, this is the largest chapter we ever done at the book ऊपर club. से साल से पकड़ के रखे. 2 hours. Isn't it? This is the largest chapter we ever did in the book club. हाँ जी, बस. ये खत्म ही नहीं हो रहा. So we just did it. हो क्या खत्म, Alhamdulillah. 2 hours. So with that, inshallah, see you guys next week, same time, same day. So अपना बहुत याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह करे कि ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत नफामंद बने और हमारे लिए जो है नफामंद बने और हम सबके हमारे कैरेक्टर्स जो है उसमें बेहतरी आए. अल्लाह ताला इसको हमारे लिए सदका जारिया बनाए. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्लाह हाफिज़. वालेकुम अस्सलाम.